क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया होगा बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन देखो, ये है एमआई का क्वेश्चन क्लास, किस तरीके से हम किस्त निकालते हैं ना वो है। तो क्लास इसका एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। अगर कभी भी आपको सिंपल प्रॉब्लम आती है तो कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो, देन मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है। अब आप इसी से पूरा कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए इतना ही होता है जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप पढ़ लेंगे ना तो मैथ का कुछ है ही नहीं, ठीक है क्लास। तो देखिए क्लास, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सीआई। एक्चुअली मुझे पहले समझाना चाहिए था आपको एसआई, देन आपको समझाना चाहिए था सीआई, लेकिन मैं आपको दोनों को एक साथ थोड़ा सा मिक्सअप करके बता दूंगा। अभी कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा तो पहले मैं आपको सीआई के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं, ठीक है ना। चलो उससे पहले मैं आपको थोड़ा एसआई के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो क्लास, एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। मेरे हिंदी वर्ड को समझना, लिखूंगा नहीं, ठीक है। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, इट्स मींस साधारण ब्याज, ठीक है। तो क्लास साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी बैंक में 500 रुपए जमा करते हो, सपोज दैट बैंक वाला ने बोला कि मैं आपको 10% ब्याज दूंगा अगर आप पैसे साल के अंत में निकालोगे तो। बात को समझना क्लास, अगर आप पैसे एक बार में ही 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए जमा करते हैं, उसी समय पैसे को निकालते हैं, तो जो बैंक आपको देता है वो आपको साधारण ब्याज देता है, नहीं एक बार में देता है। मेरी बात समझ गए, ठीक है क्लास। अगर आप बैंक वाला ये बोलता है कि भैया अगर आप 3 साल में पैसे नहीं निकालोगे तो मैं उस पर भी ब्याज दूंगा। जैसे मैंने 500 रुपये बैंक में जमा किया, बात को मेरी समझना, अगर मैंने 500 रुपये बैंक में जमा किया हुआ है, देन अगर मैं उस 500 को 1 साल में नहीं निकालता तो 500 पे मुझे ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर 500 रुपये में कुछ ब्याज बढ़ा होगा ना, उस बढ़े हुए पैसे पे भी ब्याज मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी जब ब्याज पर ब्याज दिया जाता है उस पैसे को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरी बात समझ के क्लियर है ना। और ब्याज और मूलधन पूरा अगर मिला दिया जाता है तो उसको बोला जाता है अमाउंट। इट इज क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना आप सभी। अगर मैं एसआई का फॉर्मूला बता दूं, PRT/100, देखो क्लास ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। चलो मैं क्वेश्चन सिंपल करा ही देता हूं। मान लीजिए मेरे पास मूलधन, हिंदी में बच्चे समझना, मूलधन होता है अगर मेरे पास 500 रुपए है, मैंने कहा कि रेट 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण टाइम है, क्या है क्लास, टाइम है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो क्लास देखो कुछ नहीं करना होता है आपको, ब्याज निकालने के लिए आपके फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। P का मतलब क्लास 500 रुपए, R का मतलब क्लास 10 और T का मतलब सॉरी यहाँ पे 2 एंड 100, ठीक है। तो देखो क्लास 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 करने में 5, 50 दूनी 100, यानी आपको 1-2 साल बाद आपको 100 रुपया ब्याज मिलेगा। क्लास ये क्या है, ब्याज है। क्लास क्या है, ये ब्याज है, ठीक है, आपको ब्याज मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कुल पैसा कितना हुआ अभी मेरे बैंक में, आप मेरे हाथ आओ मुझसे पूछो सर मेरा पूरा पैसा कितना हुआ बैंक में, तो सर कैसे बताएंगे, पहले आपके पास 500 रुपए थे और 100 रुपए बढ़ गए, तो दोनों मिलाकर 500 और 100 कितना हो जाएगा, 600 रुपए। ये 600 रुपए अमाउंट हो जाएगा, यानी आपको मिश्रधन कह लीजिए, ठीक है। मेरी बात क्लियर है ना। तो इसका मतलब कुछ समझ में आया कि अगर जब भी हमें मिश्रधन और मूलधन पता हो तो मैं ब्याज बता सकता हूँ साधारण ब्याज के केस में। इट इज क्लियर क्लास। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर आपको साधारण ब्याज भी फाइंड करना है तो वो हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो आपका आ जाएगा, मतलब जितना टोटल पैसा होगा उसमें से प्रिंसिपल पूरा हटा दीजिए, आपको ब्याज मिल जाएगा। यानी अगर मैं आपको सिंपल बात करूँ, सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, बात समझना, थोड़ा सा क्लास बोर लग रहा होगा, लेकिन अगर ये बात आप समझेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लास देखने से अच्छा है इसी क्लास में आप इतने आसानी से सीख जाओगे। सपोज दैट आपने बैंक में पैसा जमा किया, आप जब 2 साल बाद गए, आपने बैंक ने आपको 12,000 रुपए दिया, लेकिन आपने पैसा जमा किया था कितना, मान लीजिए 10,000 रुपए। लेकिन जब आप 2 साल बाद गए, सपोज दैट आप 2 ही साल बाद गए, तो बैंक ने आपको कितना दिया, 12,000। आप चाहोगे अरे मैं तो पैसे 10,000 ही जमा किया था, मुझे 12,000 कैसे मिल गए। तो देन इसका मतलब है जो 12,000 था वो मिश्रधन है और जो आपने 10,000 जमा किया था वो प्रिंसिपल था, मूलधन था, मूल यानी अपना खुद का पैसा। अब 12,000 और उसमें दोनों का अंतर 2,000 जो दिख रहा है ना, वही आपको ब्याज है साधारण जो बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर पैसा साधारण ब्याज पे जमा किया गया होगा तो क्लास, मेरी बात समझ गए ना। तो चलिए अगर हम थोड़ा सा सीआई की बात कर लेते हैं। अगर क्लास सीआई निकालना है तो देखो इसका सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए जो अमाउंट पहले निकालिए आप, P1 + R/100 पावर n। क्लास लिखना, अगर आपको जो भी पैसा होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज पे यानी ब्याज पर ब्याज जब दिया जाएगा, जितने साल के लिए क्लास आपको जमा किया जाएगा, तो ये आपका अमाउंट आएगा, ठीक।
आपको सबसे पहले अमाउंट निकालना होगा इस सूत्र की मदद से। प्रिंसिपल यहाँ रखना, रेट यहाँ रखना, 100 पावर यानी 1 साल 2 साल 3 साल। ये मैं कभी भी नहीं बताऊंगा इसका इस्तेमाल, क्योंकि मुझे सूत्र का इस्तेमाल नहीं, मैं लॉजिक से बता दूंगा, पूरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन समझ लीजिए, अगर आपको अब यही सीआई अगर आपसे पूछा जाए तो क्लास वही लॉजिक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब जितना अमाउंट आप निकालोगे और जो आपका मूलधन रहेगा जब घटाओगे तब आपका सीआई तब भी आ जाएगा। लेकिन ये वाला पैसा आपका सीआई चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा हुआ होगा। तो इस तरीके से अब देखो क्लास, बात को समझना, जो आपका क्वेश्चन नंबर ये आगे वाला है, अगर आपको देखो 1 साल के लिए किस्त 1 2 3 इस तरीके से पूरा करके हमें कैलकुलेट करना होता है। बट मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ, इट इज नॉट ट्रिक्स सॉरी, ये एक लॉजिक बता देता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सीख सकेंगे। इट इज क्लियर? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तेजी के साथ बढ़ते हैं। ओके, 20% पकड़ लेना क्लास। मैंने आपको बताया, अगर जिस बच्चों को याद होगा, मैंने बताया था 20% को फ्रैक्शन में बदल देना, ही वही रेशियो की बात है। तो 20 को दोस्तों मैं सिखा देता हूँ फिर से। अगर 20% को आपको फ्रैक्शन बदलना है तो 20/100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। 2 2 5 10 यानी 1/5 आ जाएगा। तो मतलब ये मैं लिख सकता हूँ कि 20% की वैल्यू जो होगी 1/5। क्लास इतना समझ में आया क्या? अगर आपको समझ में आया तो कुछ परसेंटेज की वैल्यू याद रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 50% ठीक है क्लास, इस तरीके से कुछ याद रख लीजिए। तो क्लास आप ध्यान से देख पा रहे हैं 20% 1/5 है ना। तो क्लास ये बताओ, सबसे पहला जो उसका किस्त होगा 5 होगा ना, पहला जो रहा होगा वो 5 रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा कितनी बार में क्लास जमा किया इसने? 3 किस्त में चुकाया है। बात को समझना, ट्रिक इसकी क्या होगी, लॉजिक क्या होगी, इसका मतलब जो पैसा उसने बढ़ाकर किस्त बनाया होगा 5 और 1 कितना 6, यानी पहले बार उसकी जो किस्त रही होगी 5 ना रह करके क्या रही होगी 6। क्लास बात समझ पाए? पहला साल यानी आपकी मैं बात करूं क्लास, ये फर्स्ट का है, फर्स्ट ईयर। ओके क्लास, अब देखो जब मैं दूसरी साल की बात करूँ किस्त की, क्लास समझना, दूसरी किस्त तो 5 का स्क्वायर कर देना, कितना आएगा 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। अगर मैं तीसरी किस्त की बात करूं तो इसी 5 का 3 बार क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होगा 125। तो 6 का क्यूब कितना होगा 216। क्लास मेरी बात समझना, बात को समझना, ये मैं अनुपात के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर आप यही चीज 1 + r/100 करेंगे तो भी वही चीज आएगी, समझ में आया ना। तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको, 5 फिर 6 फिर 5 का स्क्वायर 25, क्यों? क्योंकि दूसरी किस्त नहीं 2 बार, ठीक है। फिर तीसरी किस्त नहीं, इसी का क्यूब, याद है ना। अब बताओ, उसने कहा कि एक जैसा किस्त में जमा किया है ना क्लास, समान किस्त। बताओ ये किस्त क्या समान दिख रही है? नहीं। तो इस किस्त को सबसे पहले आपको समान बनाना पड़ेगा। मैंने बताया था ना कि समान बनाने के लिए, देखिए 36 है 216, इसको भी बना लीजिए। छोटा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए 216 को सब में कन्वर्ट कर दीजिए क्लास, ठीक है ना। तो 36 में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 216 आ जाएगा। फिर 6 में 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे भी ये 216। मेरी बात समझिए क्लास, देखो ये कितना हो गया 216 क्लास, ये भी 216 क्लास, ये भी 216, ठीक है क्लास। लेकिन क्लास बताओ, जब 36 से यहाँ पे इंटू करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो क्लास ध्यान से देखना, यहाँ पे 36 से इंटू कर देंगे, ठीक। और 6 से यहाँ पे किया क्लास तो 6 से यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्लास इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 5 6 30, 5 3 15 3 18, इसको भी क्लास सॉल्व कर लीजिए, 6 5 30, 6 2 12 3 15। राइट क्लास, ध्यान से समझना क्लास। देखो इसको ऐड कर दीजिए, इसको नहीं ऐड करना क्योंकि ये समान किस्त हो गई है, एक ही किस्त समान बराबर है, ठीक है। तो आपको पहले का पैसा बताना है कितना उधार लिया था, जो उधार लिया होगा उसके बाद उसी पैसे को उसने किस्त करके जमा किया, ठीक है। तो आप देखो क्लास 180 150 इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 5 8 5 13 2, ये क्लास क्लियर है। और यहाँ पे देखो 1 2 3 और एक कैरी 4। तो मेरी बात ध्यान से समझे क्लास, ये आ गया 4 6 5, एक बार क्लियर कर लीजिए, 5 5 10, ठीक है, 8 5 13 13 14 15 16, ठीक क्लास। अब देखो ये जो आप देख रहे हैं ना क्लास, ये समान किस्त है, इट इज क्लियर। ये समान किस्त है, इसका मतलब जो 216 होगा ना वो वैल्यू है 1250 की, क्योंकि वो भी 1250 किस्त है और ये भी किस्त है। इसका मतलब है क्लास देखना
जो 1250 है वो 216 की वैल्यू है, तो शुरू में पैसा कितना रहा होगा वो आपको निकालना है। जिसका कभी भी पूछा जाए कितना, उसको पक्का रखो मल्टीप्लाई में। क्लास जब इसको काट दोगे ना, द प्रॉक्स प्रैक्टिस समथिंग। तो इस तरीके से, मेरा मुद्दा ये नहीं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को बनाओगे। आई होप इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं देगा जहाँ मुझे पता है, लेकिन ये तरीका जो आपको बताया गया ये जरूर याद रखना। तो वो सिंपल ऐसे लैंग्वेज रहेगी, जैसे 216 ना तो 2160 रहेगा, इस तरीके से जो कैंसिल आउट होगा। ठीक है क्लास, तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले हैं, तो उसको पहले बता देते हैं। तो सभी बच्चों को जो एकदम मैथ सीख रहे हैं, बिल्कुल मैथ के बारे में जानकारी नहीं है, वो अगर इस नियम को सीख जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है। तो देखो कि फर्स्ट कैसे करते हैं हम लोग। देखो अगर क्लास, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं एचसीएफ की बात करूँ क्लास, ठीक, ध्यान से समझना, इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस समझने के लिए। ठीक है ना, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्लास, कोई ऐसी नंबर जो दिखने में बहुत छोटी, ठीक है, दिखने में बहुत छोटी हो, ठीक, वो आपका हमेशा बड़ी नंबर को डिवाइड कर देती है एचसीएफ। एलसीएम का मतलब ऐसी नंबर जो दिखने में बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी, लेकिन वो छोटी नंबर से डिवाइड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। मतलब वह कहने के लिए सिर्फ है, वह छोटी से छोटी संख्या लेकिन दिखने में बड़ी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई नंबर से कट जाए, पूर्णतः कट जाए, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिखने में लेकिन छोटी, जो दी हुई संख्या को काट दे, उसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। थोड़ा सा डिफिनेशन इस तरीके से है, आई होप डिफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम समझेंगे कैसे। देखो अगर मैंने आपको दो नंबर दिया 8, 2 एंड सपोज दैट, चलो मैं 16 लिख देता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका एचसीएफ क्या होगा, तो सभी बच्चे जानते हैं एचसीएफ निकालने का वही तरीका है, आप इसका फैक्टर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखो 2 का फैक्टर करेंगे 2 जो आएगा, अगर मैं 8 का फैक्टर करूँ, बहुत लोग एलसीएम फैक्टर मेथड्स करते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। अगर मैं 16 की बात करूँ क्लास, 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 5 2 जा 16, तो क्लास वही बात हो जाती है जो कॉमन टर्म खोजते हैं, जिसमें सब कॉमन टर्म, जैसे देखिए क्लास ये कॉमन टर्म और कहीं नहीं है, तो आपका क्या हो जाता है, जो कॉमन टर्म हो जाता है क्लास, वो क्या हो जाता है, एचसीएफ, है ना। और अगर मैं एलसीएम की इसी में बात करूं, तो ध्यान से देखना, फैक्टर अपने अपने तरीके हैं, जैसा भी आप निकाल पाओ, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले कॉमन टर्म हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब देखो इन दोनों में जो इसको साथ ले लेना होगा एलसीएम के लिए, इन दोनों में कुछ कॉमन टर्म है, एक बार लीजिए, फिर कोई कॉमन टर्म है एचसीएफ एक बार, जो नहीं है उसको भी ले लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपका एलसीएम हो जाएगा क्या, 16। अब देखो क्लास दिखने में कितना बड़ा है ना, लेकिन 2 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम। दिखने में कितना छोटा है ना, लेकिन ये इसको काट देना, क्या हो गया, एलसीएम। तो अगर मैं सिंपली बात करूं, इसमें जो सबसे बड़ा होगा और तीनों का फैक्टर होना चाहिए, आसान है, इतना करने की जरूरत नहीं है, तीनों का फैक्टर होना चाहिए, राइट। तो जो फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा होगा एलसीएम, जो सबसे छोटा होगा क्या, एचसीएफ। तो आप कुछ समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम एलसीएम को निकालते हैं। ठीक है क्लास, अगर मैं आपसे एक बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं 12 20 24 में ऐसे किसी न्यूनतम नंबर से डिवाइड करने पे शेषफल कितना बच रहा है क्लास, 8। ये बताओ क्लास, इन सब का एलसीएम लेकर के वही से 8 अगर हम ऐड कर दें तो बार बार वही 8 ही तो बचेगा ना, समझ पाए कुछ कॉन्सेप्ट क्लास। मतलब अगर इनका जो भी एलसीएम होगा ना, वो इन नंबर से डिवाइड होगा पूरी तरीके से। देख लीजिए, अगर आप ऐसे एलसीएम निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लीजिए, लेकिन ट्रिक बता दूंगा अभी मैं इसकी। 2 6 जा 12 क्लास, ध्यान से समझना, बहुत बेहतर चीज बता रहा हूँ। 2 3 जा 2 5 जा 2 6 जा, क्लियर है। अगला देखिए क्लास, यहाँ पे अगर मैं 3 से देखूँ, इसको जो ना कटे उसको लिखते जाइए, जो डिविजिबल हो जाए उसको कर दीजिए। यहाँ पे 2 बच रहा है, आगे पीछे चलेगा, लेकिन बस मिनिमम नंबर होना चाहिए, राइट क्लास। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 3 12 12 5 60 60 दूनी
2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60, 60 दूनी 120। ये क्लास आंसर आपका जो आएगा 120 इस पूरे का एलसीएम। अच्छा क्लास देखो, क्या 120 12 से डिविजिबल है? 12 में राइट। ये समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर कर लेना होगा, ठीक है। 20 से डिवाइड है बिल्कुल, 24 डिवाइड है बिल्कुल। तो क्लास जब ये पूरी तरह कट रहा है ना, अब इसमें जो बोले आपसे, जैसे बोले कि मिनिमम नंबर से डिवाइड करें 8 बच जाए। अरे क्लास अगर इसी में 8 जोड़ दोगे 128 में, अब बार बार 8 तो बचेगा ना डिवाइड करने पे। क्या समझ पाए? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे क्या जोड़ दिया जाए, शेषफल कितना 8 बचे, 5 बचे, 10 बचे, जो भी पूछा जाए तो तुरंत उसी को ऐड करें। क्या आप समझ पाए? कभी भी इस तरीके क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही करना होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लगा, लेकिन आपको एक लाइन में एलसीएम निकालना, देन ऐड करना, ठीक क्लास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।